इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड के अंचलों, पर्वतीय और दुर्गम इलाकों में प्रतिभा की कोई कमी है तो बस इस प्रतिभा को निखारने तलाशने के लिए संसाधनों की, और इसी कमी को पूरा करने में अपना योगदान दे रही है पिथौरागढ़ में मौजूद भाव राग ताल नाट्य अकेडमी। जितने भी ये लोक कलाएं हैं, लोक साहित्य है, क्राफ्ट है, म्यूजिक है, और तो इस तरह की चीज़ों को ये काम करती है यहाँ पर भाव राग ताल नाट्य अकेडमी। तो उसको मैं ही संचालित करता हूँ पिछले 12-13 सालों से। आइए एक एक करके समझते हैं अकेडमी की कार्यशैली। शुरुआत हिल यात्रा के रिवाइवल की कहानी से। हिल यात्रा बेसिकली एक पर्व है, फेस्टिवल है। ये कृषि से जुड़ा हुआ है। ये भादो महीने में इसको मनाया जाता है। और बेसिकली ये आप देख रहे होंगे कि इसमें मुखौटे हैं, बहुत सारे बैलों के मुखौटे हैं, चेहरे हैं। तो बेसिकली ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल है, और ये भादो माह में मनाया जाता है इसको। और कृषि से जुड़ा हुआ है कि जिस समय नई फसल मतलब उसकी वो उगती है, पैदा होती है, और धान की रुपाई होती है उस समय। तो बेसिकली एक आस्था है। हिल यात्रा को लेकर हम लोगों ने पिछले 7-8 सालों से लगातार काम कर रहे हैं इसके प्रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि हमने हिल यात्रा को विलुप्त होते हुए भी देखा है, और आज जो एक तरीके से बहुत वाइब्रेंट है वो भी हमारे सामने है। तो हमने हिल यात्रा पे काफ़ी वर्क किया, हमारी टीम ने। कोविड के दौरान 2020 के आसपास में हमने 2 गांव यहाँ पर हैं, एक बसौड़ है और एक बोगटा। तो 2 गांव में हिल यात्रा को हम लोगों ने रिवाइव किया भाव राग ताल नाट्य अकेडमी और ONGC देहरादून के माध्यम से। तो हमारे लिए उस समय क्या है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है पहाड़ में वो पलायन का है। तो जब हम उत्तराखंड के दूरस्थ इंटीरियर जो गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर जब देखते हैं तो कि चीज़ें कि क्यों नहीं आगे बढ़ रही हैं, क्यों धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही है, तो उसका एक मेन मुद्दा ये है कि वहाँ लोग नहीं हैं। जो लोग बचे हैं, चाहे वो सिर्फ बच्चे हैं और बूढ़े हैं, यानी जवान लोग जो हैं वो बाहर काम करने के लिए चले गए। कोरोना के समय जब हम उस गांव में जब हम पहुँचे, उस समय जब सब जगह लॉकडाउन था तो हम लोग काम कर रहे थे। तो उस वक्त क्या था, सभी लोग ज़्यादातर वापस अपने घर आ चुके थे। तो हमारे लिए उस वक्त हम लोगों ने 6 महीने तक हमने वर्कशॉप किया गांव के लोगों के साथ में, और वहाँ के जो आर्टिजन्स थे जो लकड़ी का काम करते थे उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया और उनको जोड़ा अपने साथ में। तो हमने उनसे बहुत सारे, हालांकि वो चीज़ें तो हुई, वो रिवाइव तो हुआ जो उनके साथ वर्कशॉप, बट इसमें से एक चीज़ और निकल के आई कि हम उसको क्राफ्ट के रूप में हम लोगों ने उसको एक इस्टेब्लिश किया, जो ये वुडन क्राफ्ट है। तो कुछ लोग थे तो हमने उन लोगों से इस क्राफ्ट बनवाए। अभी तो आप देख रहे हैं बहुत कम क्राफ्ट है, बट वही क्राफ्ट जो हमने उन लोगों से बनवाए, कोविड के दौरान ही वो तकरीबन हमने 2.5 से 3 लाख रुपए के वो सेल किए क्राफ्ट। उनके पिछले 4-5 सालों में हिल यात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा, और जो लोग चाह रहे थे कि हम भी अपने गांव में इसको दोबारा करें, हिल यात्रा को दोबारा रिवाइव करें, तो उन लोगों ने, उन गांव के लोगों को भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए मुखौटे बहुत सारे। ये जो मुखौटा है ये इसको गलिया बैल बोलते हैं, और ये मुखौटा हम लोगों ने कलेक्ट किया था पिथौरागढ़ जनपद में जो नज़दीकी एक गांव है बसौड़, वहाँ से हम लोगों ने इसको कलेक्ट किया था। तो उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि तकरीबन ये 80 साल के आसपास का ये मुखौटा होगा, क्योंकि शायद जो लोग बता रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे दादाजी ने इसको बनाया था। और इसी तरह के 1-2 मुखौटे और हैं इसके साथ के। कैलाश जी के साथ हमने कुछ लोक गीत संगीत से जुड़ी दिलचस्प बातें भी की। ये ढोल है, और ये जैसे कि इसका जो प्रचलन है जहाँ ही बजाया जाता है, ज़्यादातर ये गढ़वाल में होता है। गढ़वाल की तरफ ज़्यादा बजाया जाता है, क्योंकि कुमाऊं में जो ढोल होता है वो लकड़ी का ढोल होता है, बट ये जो बनावट है और ये जो डिज़ाइन है इस तरह का ढोल जो है, ये गढ़वाल रीजन की तरफ इसको ज़्यादा बजाया जाता है, इस ढोल को। उसका मतलब वहाँ यूज़ ज़्यादा होता है। अभी तो बहुत संकट है, जैसे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे जो लोक वाद्य हैं, नगाड़े हैं या ढोल है या चमड़े के जो काम करने वाले लोग हैं, शायद वो अब नहीं के बराबर है। अगर आज आपको ये बनाने आप निकलेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेंगे।
तो इस पर भी हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2019 के आसपास में, कि चमड़े से बनाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनके कारीगर की स्थिति क्या है अभी इस वक्त। अगर हम उनको नहीं प्रमोट करेंगे और सरकार या हम लोग उनको नहीं आगे बढ़ाएंगे, उनको हम मेन स्ट्रीम में लेके नहीं आएंगे, तो शायद वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और हमारे पास वो अपनी जो धरोहर है वो शायद ही दोबारा हम उसको ला पाएंगे। ये नगाड़े हैं और ज़्यादातर जो नगाड़ों का जो प्रचलन है वो जो हमारे यहाँ जो पूजा होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, तो उसमें ये बजाया जाता है। और दूसरा जो शादी ब्याहों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये बेसिकली तांबे और खाल से बनता है, तांबे और खाल का ये जो इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरा इसमें क्या है कि जो खाल चढ़ाने वाले लोग अलग होते हैं, इसको बोलते हैं दैन बोलते हैं, मतलब लोकल उसमें, और इसको बोलते हैं बौ बोलते हैं, मतलब दायां और बायां। तो इसका मतलब ये है कि ये दायां बायां कहने का मतलब ये है कि जिसका बैल मर जाता है जब, तो जो खाल का काम करता है उसको बुलाया जाता है कि ये बैल ले जा। तो यानी कि जिसका बैल मरेगा और जो लेने गया है तो उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा बैल मरा है। दायां बैल मरा है मतलब जो जोता जाता है कि दाएं तरफ वाला बैल मरा है या बाएं तरफ वाला मरा है। तो यानी कि इसमें क्या है कि अगर दाएं तरफ वाला बैल अगर मरा होगा तो उसका ये नगाड़ा बनेगा बड़ा वाला। अगर बाएं वाला अगर मरा होगा तो बाएं वाले बैल की खाल का बनेगा ये बायां। भाव राग ताल नाट्य एकेडमी थिएटर इंडस्ट्री में भी नए प्रयोग कर रही है। 2011 में मैं दिल्ली से मेरा रिवर्स माइग्रेशन हुआ पिथौरागढ़ में, और 2011 से ही तो अकेला था उस वक्त, तो मैंने शुरू किया यहाँ पर। तो फिर धीरे धीरे आज 2024 हो गई है। तो इस बीच में बहुत से नाटकों पर काम किया, अलग अलग लिटरेचर पर। टैगोर को लेकर हमने काम किया, कबीर को लेकर हम लोगों ने काम किया, संस्कृत नाटकों को लेकर काम किया। फिर धीरे धीरे लोक में रहे तो लोक से जुड़ा होने लगा। तो फिर हमने बहुत सारे लोक साहित्यों को लेकर भी हम लोगों ने काम किया। जैसे अभी हाल ही में हमने जिया रानी के ऊपर काम किया, जिया रानी का नाटक अभी हम लोगों ने किया यहाँ पर। तो लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया उसको। हमने भाना गंगनाथ जो लोक गाथा है उसके ऊपर काम किया। माधो सिंह भंडारी के ऊपर हम लोगों ने काम किया। माधो सिंह भंडारी हम लोगों का एक ऐसा नाटक है जिसको हमने बहुत सारे उसके तकरीबन 15 शोज हमने ऑल ओवर इंडिया में उसके अभी कर दिए हैं। अभी हाल ही में पिछले महीने कुल्लू में था, उससे पहले भटिंडा में था। तो अलग अलग रीजन में हम लोग अपने जो लोकल हीरोज को है हम उनको लेके जाते हैं। चर्चा आगे बढ़ी तो बात आर्ट की दुनिया में न्यू जनरेशन, कमर्शलाइजेशन और सामाजिक एक्सेप्टेंस इन पहलुओं पर भी हुई। तकरीबन 12-13 साल हो गए काम करते हुए। तो बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे चले गए। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन कि कौन इसको परस्यू करना चाहता है एज एन आर्टिस्ट, उसको प्रोफेशन बनाना चाहता है। तो बहुत सारे, जैसे हमारा जो वर्क है वो बेसिकली परफॉर्मेंस के साथ साथ में हम बच्चों को जो हमारे पास आते हैं उनको हम इसको एजुकेशन से इसको जोड़ के हम उनको आगे बढ़ाते हैं। एकेडमिक कि कैसे एक आर्टिस्ट को कैसे एकेडमिक होना चाहिए ताकि अपनी लाइफ को फिर आगे जो उसका ट्रैक अपना खुद बना सके। तो उस चीज़ पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। और फाइनेंशियली तो कहें कि बहुत मुश्किल है इस वक्त एक आर्टिस्ट के तौर पर रहना, उसको सस्टेन कर पाना। हमारे लिए भी बड़ी मुश्किलें आती कई बार, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़िंदा रहें और अपने काम को भी ज़िंदा रखें। जैसे हम लोगों ने एक चीज़ है कि यहाँ हम लोग यहीं पर ही हम शोज़ करते हैं अपने नाटकों के। तो इस फोर्ट का जो किराया वो रेंट है, किराया जो विजिटर्स के लिए वो 20 रुपये टिकट है। बट जब हम नाटक करते हैं तो उसका 100 रुपये टिकट हम अपने नाटक के लिए रखते हैं, जिसमें से 20 रुपये हम इनको पे करते हैं और 80 रुपये हम अपने पास रखते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरा हम जो शोज़ करते हैं कुछ उससे हम लोगों को रेवेन्यू होता है। और सैलरी जो ग्रांट है संस्कृति मंत्रालय की वो भाव राग ताल नाट्य एकेडमी को मिली है। जिस चीज़ पर हम लोग काम करते हैं दोनों, चाहे वो कमर्शियल जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अलग होती हैं, और जिस तरह का जो रीजन का जो रीजन में जो काम होता है जिस तरीके का जो वो मुझे लगता है बहुत अलग होती है।
और दूसरी चीज़, अगर कोई भी चीज़ अगर जब हम ऐसा सोचते हैं कि इसको कमर्शियली अगर हम कैसे, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप कमर्शियल होने लगते हैं तो शायद फिर आपकी जो ओरिजिनलिटी है या आप जो करना चाहते हैं शायद कहीं ना कहीं वो दब सकती है। क्योंकि जब आपको खरीदने के लिए जब लोग आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है, तो शायद कहीं ना कहीं आपका जो आर्टिस्टिक जो वैल्यू है शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें कमर्शियली इतना जा सकती हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी आर्ट को कमर्शियल होते हुए देखा है और उसका जो हश्र फिर हम लोगों ने देखा। तो मुझे लगता है कि हम लोग, मतलब कई लोग, इवन हम बहुत सारे ऐसे काम नहीं करते हैं जो हमारा खुद का जो मान के चलिए कि जो हमारा खुद का एजेंडा है कि काम कैसा होना चाहिए, उसमें कितनी प्योरिटी होनी चाहिए, कितनी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए उसमें। अगर क्योंकि सपोज एक चीज़ है कि जब हम नाटक करते हैं यहाँ पर जो दर्शक होते हैं, क्योंकि दर्शक को भी नाटक देखना आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कई बार हम शो के बाद मतलब खुद मुझे वो चीज़ दर्शकों को बोलना पड़ता है कि नाटक देखने के लिए भी एक तहजीब होती है, एक सेंस होता है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जब तक हम नाटक देखना नहीं सिखाएंगे लोगों को, तो शायद वो भी हमारा एक काम है कि मतलब नए लोग आएंगे कैसे, कि सबसे पहले कि उसका एक्सपोजर आपको बनाना पड़ेगा, उसके वैल्यू आपको लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, तो तब जाके नए लोग वैसे तो आ जाते हैं कि फिल्में देखकर और दूसरी तरह की चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, बट जो पेशेंस है, जो कला को साधने के लिए एक जो धैर्य चाहिए, संयम चाहिए, वो बहुत कम लोगों में होता है। और शायद वो जितना वक्त देंगे तो शायद वो धैर्य और संयम धीरे धीरे बनेगा, तो शायद एक दिन वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे लोग तो आते हैं, बट कुछ ही लोग उसमें से मतलब टिक पाते हैं। भाव राग ताल नाट्य अकेडमी पिछले 10 सालों से पहाड़ी इलाकों में प्रतिभा को निखारने और उत्तराखंडी संस्कृति को संजोने का काम कर रही है, और कोशिश आगे भी यही है कि संसाधनों के अभाव में कोई प्रतिभा पीछे न रह जाए।